हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है। एटमॉस्फेयर जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता। दूसरा टेस्टलेस होता है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। और तीसरा ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई खुशबू भी नहीं होती। ठीक है। और इस एटमॉस्फेयर में होता है क्या? तो इसमें होते हैं गैसेस। अब यहाँ पे बहुत सारी गैसेस जो है इनका मिक्सचर प्रेजेंट होता है, और इसी से क्या बनता है? एटमॉस्फेयर, जो कि हमारी अर्थ के आसपास सराउंडिंग में फैला हुआ है। ठीक है। इसकी हाइट ग्राउंड से लेके, मतलब अर्थ सरफेस से लेकर 1600 किलोमीटर हम ऊपर जाते हैं वहां तक होती है। ठीक है। और 99% जो एटमॉस्फेरिक मास है, टोटल मास का 99% जो है वो 40 किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। मान लो ये सरफेस है, सरफेस से हम 40 किलोमीटर अबव जाएंगे। कितने? 40 किलोमीटर। तो इतने पार्ट में जो भी चीजें होंगी वो पूरे एटमॉस्फेयर का, मतलब यहां से हम 1600 किलोमीटर भी चले गए तो भी उस पूरे एटमॉस्फेयर का ये जो 40 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर 99% एटमॉस्फेरिक मास, टोटल मास का 99% कॉन्स्टिट्यूट करता है। कौन सा वाला पार्ट? अर्थ सरफेस से हम जब 40 किलोमीटर हाइट पे जाते हैं तो उतना पार्ट, जो 40 किलोमीटर वाला पार्ट है, वो 99% एटमॉस्फेरिक मास को कॉन्स्टिट्यूट करता है। इट मीन्स कि जो ऊपर वाला पार्ट है 40 किलोमीटर से, वो पूरा खाली है। कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एटमॉस्फेरिक मास है। मास है मतलब वजन है। वजन है किसका होगा? गैसेस का होगा। तो इट मीन्स कि जो नीचे वाली लेयर होंगी, उन लेयर्स में एटमॉस्फेरिक डेंसिटी या गैसेस की डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसके कारण कुछ मास है, कुछ उसका मास होगा, कुछ वेट होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, एयर हमारी थीन होने लग जाती है, ऑक्सीजन डिप्लीट होने लग जाता है, गैस मॉलिक्यूल्स डिप्लीट होने लग जाते हैं। तो डेंसिटी अगर बोल जाए तो नीचे की लेयर में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, एज वेल एज वहां पे क्लाउड्स होते हैं, आपका डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जितनी भी गैसेस होती है वो सब होता है। आपके ये पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो ये सारे के कारण क्या होता है, वहां पे मास उसका ज्यादा होता है। इसलिए हम बोलते हैं जब सरफेस से हम 40 किलोमीटर अबव द अर्थ जाते हैं तो उतना एरिया जो है 99% टोटल एटमॉस्फेरिक मास का, या टोटल 1600 किलोमीटर तक हम जा रहे हैं उसका पूरे का 99% एटमॉस्फेरिक मास कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है। इसके बाद हम इसमें एक और, इसमें अगर हम इसका कंपोजिशन पढ़े, इस कंपोजिशन में इसमें क्या होता है, अगर हम गैसेस का कंपोजिशन देखें। ठीक है। तो देखो गैसेस का कंपोजिशन अगर हम देखें एटमॉस्फेयर में, तो सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। ठीक है। तो हमें यहाँ देखना है वॉल्यूम बेसिस पे, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन आ सकता है, और वेट बेसिस पे। ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है वॉल्यूम बेसिस पे, वो होता है 78.08%। ठीक है। और वहीं अगर हम वेट बेसिस पे बात करें तो ये थोड़ा कम होता है, वेट बेसिस पे 75.5 to 7% हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कौन होता है? उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वॉल्यूम बेसिस पे देखें तो 20.94% होता है। और वहीं अगर हम वेट बेसिस पे देखें 23.143% होता है। वहीं बात करें हम आर्गन की, तो आर्गन होता है 0.93% वॉल्यूम बेसिस पे, और वेट बेसिस पे होता है 1.28%। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये होता है 0.033%, या इसी को बोला जाता है 0.04%, या 0.04% बोल लो, 0.03 बोलो, नियर अबाउट 0.4% के लगभग होता है, या 300 ppm भी बोल देते हैं हम इसको। ठीक है। और वेट बेसिस पे होता है ये 0.045%। इसके बाद आपका अदर गैसेस होते हैं, वो सब हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2। तो वॉल्यूम बेसिस पे नाइट्रोजन हो गया 78.08%, ऑक्सीजन हो गया 20.94%, आर्गन हो गया 0.93%, और CO2 का 0.033 या 0.04%।
वही वेट बेसिस पे अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन हो गया 75.527%, ऑक्सीजन हो गया 23.143%, आर्गन हो गया 1.28% एंड CO2 हो गया 0.05%। तो ये हो गया आपके एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन गैसेस के रिस्पेक्ट में, कि सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, तो वो होता है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद CO2, उसके बाद और भी एलिमेंट्स होते हैं। पर हमें वो सारे गैसेस तो बहुत होती है, पर वो सारे हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हम जैसे मान लो एक प्योर एयर है, या प्योर एयर का सैंपल अगर हम ले, तो उसमें 78% नाइट्रोजन होगा, 20.94 या नियर अबाउट 21% ऑक्सीजन होगा। एक मिनट। हाँ मालिनी बोलिए। बोलिए बोलिए, कुछ डाउट है? यस सर। वो हाँ हाँ बोलिए। सर बुक में वॉल्यूम दिखा रहा है 75.5 वो टू। गलत लिखा है, वो वहाँ चेंज कर लेना, ठीक है। ओके। और सर ऑक्सीजन में भी वेट हाँ 28 हाँ, दिखा वो रहा है। नई एस आर रेड्डी में गलत लिखा गया है, वो मिसप्रिंट हो गया है, वहाँ चेंज कर लेना। ओके सर, थैंक यू। जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। चलो, तो ये हो गया कंपोजिशन के बारे में। ठीक है। इसके अलावा बहुत माइनर गैसेस भी होती है, हीलियम, मीथेन, नियोन वगैरह, क्रिप्टॉन, नाइट्रस ऑक्साइड, वो हाइड्रोजन, जेनॉन, वेनॉन, वो सब चीजें होती हैं। ठीक है। अब जो एटमॉस्फेयर का लोअर वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं, तो एटमॉस्फेयर का जो लोअर पार्ट होता है उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है, जो कि 0 to 4% के समथिंग बाय वॉल्यूम अगर देखें, तो इतना वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब एवोपोरेशन होता है, सनलाइट गिरती है सन से कहाँ पे, वाटर पे, तो एवोपोरेशन होगा, एवोपोरेशन से वाटर वेपर कहाँ पे जाके इकट्ठा होंगे? भाई एटमॉस्फेयर में जाके इकट्ठा होंगे। एटमॉस्फेयर में जाके इकट्ठा होंगे तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में जाके इकट्ठा होंगे तो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और भी चीजें होती है। तो वही वाटर वेपर जो है, वो लोअर ट्रोपोस्फियर, मतलब जो नीचे वाली लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसको हम ट्रोपोस्फियर वाली लेयर बोलते हैं, उसमें जाके वो वहां पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा उस लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी होती है, लाइक डस्ट पार्टिकल हो गया, सोल्ट क्रिस्टल्स हो जाते हैं, और भी चीजें होती हैं। ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने बात की कंपोजिशन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान से समझना, हम डायग्राम से समझेंगे, और सीधा सीधा सिंपल सिंपल है, हर एक चीज का मैं मीनिंग बता दूंगा, और इसमें क्या होता है वो भी बता दूंगा। तो हमको इसको कहानी के रूप में समझना है, ठीक है। इसको मतलब हमको ऐसे लेके चलना है कि हमको इसको रटना नहीं है किसी बुक से, हम बस यही समझ के आज सर हम यही समझ के घर जाएंगे, और इसको परमानेंटली हमें यही याद करना है। ठीक है। चलो, तो मैं आपको लेयर बना देता हूँ। ठीक है। नीचे नीचे हो गया आपका अर्थ सरफेस। इसके ऊपर वाली लेयर होती है, ये वाली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर वाली लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर। इसके ऊपर वाली लेयर होती है मीजोस्फियर। और सबसे ऊपर वाली लेयर होती है थर्मोस्फियर। ठीक है बेटा। अब हमको क्या करना है, देखो। जो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं ना, सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है आपकी ट्रोपोस्फियर होती है, जिसको लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर भी बोला जाता है। अब ये लेयर जो होती है, इसकी हाइट जो होती है, वो अलग अलग, पोल से अगर हम देखें तो पोल से 8 किलोमीटर होती है, ये याद रखना है। और इक्वेटर से 18 किलोमीटर होती है। अगर इसकी हाइट देखें तो पोल से 8 किलोमीटर हाइट होती है, कि मान लो ये आपका एक इक्वेटोरियल लाइन है, तो पोल आपका यहाँ पे कहीं होगा। मान लो यहाँ पे, इधर मान लो, ये मान लो इक्वेटोरियल लाइन है, पोल आपका अपोजिट इधर इस डायरेक्शन में अगर है,
तो पोल से ये जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर होगी, और इक्वेटर से जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है कि पोल से लेके एटमॉस्फेयर तक जो लेयर की हाइट होती है वो कितनी होती है, तो पोल से अगर हम देखें तो कितनी होंगी, वो होंगी 8 किलोमीटर। इक्वेटर से देखें तो कितनी होंगी, 18 किलोमीटर। तो मतलब ये वाली हाइट की बात कर रहे हैं, अर्थ सरफेस से लेके तो जो सबसे उसके जहां पे उसका एंड पॉइंट है वहां तक की बात हो रही है। तो ये हाइट जो होती है वो 8 किलोमीटर होती है पोल से, इक्वेटर से होती है 18 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है कि ट्रोपोस्फियर जो होते हैं वो इक्वेटर पे थिक होती है। मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे अगर देखें तो वहां पे ट्रोपोस्फियर की लेयर जो होगी वो थिक होगी, और पोल पे क्या होगी, थिन होगी, पतली होगी, और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगी, थिक होगी। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या होता है कि सबसे डेंसेस्ट पार्ट बोला जाता है ट्रोपोस्फियर को, या इस एटमॉस्फेयर की लेयर को सबसे डेंसेस्ट पार्ट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। और डेंसिटी तो किसकी होती है भाई, डेंसिटी तो गैस की होती है। तो गैसियस मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इसका एटमोस्फेरिक ये 85%, नियर अबाउट 85% टोटल एटमोस्फेरिक मास का, कितना, अभी तो हमने बोला 40 किलोमीटर, तो ये तो चलो यहाँ पे 18 ही हुआ, इससे ऊपर भी हमको चलना पड़ेगा। कितना, 12 किलोमीटर, हम सॉरी 22 किलोमीटर हमको और ऊपर चलना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके 40 किलोमीटर होगा ना, तब जाके 99% होगा। ओके, तो यहाँ पे 18 किलोमीटर तक हम बोल रहे हैं, तो ये अब 99% में से 85% खत्म वो कर, सॉरी 40 किलोमीटर में से 22 किलोमीटर हमने हटा दिया। तो ये 18 किलोमीटर ही 85%, 99 में से अगर हम माइनस करेंगे 85 को, तो नियर अबाउट कितना आएगा, 5 और 9, 14%। ठीक है, 14% ही एक्स्ट्रा जो है वो एटमोस्फेयर की लेयर कॉन्स्टिट्यूट करेगी 22 किलोमीटर वाली। बट 18 किलोमीटर वाली जो ट्रोपोस्फियर की लेयर है ये 85% एटमोस्फेरिक मास का कॉन्स्टिट्यूट करती है, टोटल एटमोस्फेरिक मास का। इट मीन्स कि सारा खेल ही इस लेयर में है। कौन से लेयर में, ट्रोपोस्फियर में। तो ये रीजन क्यों है, रीजन इसीलिए 85% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है क्योंकि इसमें डेंसिटी गैसेस की ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डेंस लेयर है, डेंसेस्ट लेयर बोला जाता है। साथ ही साथ जितने भी आपके वेदर फिनोमिना होते हैं, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया, रेन हो गया, ड्यू हो गया, जितने भी फॉर्मेशन होता है वो सारा का सारा कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है। इसीलिए इसका एटमोस्फेरिक मास जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें एक और प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है वर्टिकल मिक्सिंग। क्या बोला जाता है, वर्टिकल मिक्सिंग। वर्टिकल मिक्सिंग जो होता है वो एक कॉमन फिनोमिना होता है ट्रोपोस्फेरिक लेयर का। अब सर वर्टिकल मिक्सिंग क्या होता है, वर्टिकल मिक्सिंग का मतलब सिंपल सा है कि जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा एक जगह से दूसरी जगह, या टेम्परेचर ग्रेडियंट फॉर्म होगा, उस टाइम पे एयर का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डाउनवर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। एयर का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वहां पे एयर की मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए इसका टर्म रखा गया वर्टिकल मिक्सिंग। दूसरा, वर्टिकल का मतलब होता है अपवर्ड डाउनवर्ड होना, ना कि हॉरिजॉन्टली एयर की मिक्सिंग होती है, यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, इसीलिए इसका नाम वर्टिकल मिक्सिंग बोला गया है। और ये कॉमन फिनोमिना होता है, और होता क्यों है, ड्यू टू दी या ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस फॉर्म होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर के कारण, जिसके कारण वर्टिकल मिक्सिंग वाला फिनोमिना आपको ट्रोपोस्फियर में जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, इसी को एक तरह से बोला जाए टर्बुलेंस। टर्बुलेंस भी आपको ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलता है। इसीलिए एक और बात बोली जाती है, सबसे बेस्ट एग्जांपल कि सर अगर हमारे माइंड में क्वेश्चन राइज हो कि सर हमारे जो प्लेन होते हैं, फ्लाइट्स होती है, वो इतनी ऊपर जाके क्यों उड़ती हैं, थोड़ी नीचे क्यों नहीं उड़ सकती, क्या हमें हम जो नीचे वाले लोग होते हैं उनको डिस्टरबेंस होता है इसलिए, या फिर नीचे जो नॉइस पोल्यूशन ना हो इसलिए, इसलिए कुछ नहीं होता। ट्रोपोस्फेयर में टर्बुलेंस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो जो फ्लाइट है हमारी वो जनरली, जितने भी जेट्स है हमारे जनरली स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में जाके वो फ्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पे गैसेस कम हो जाती है, टर्बुलेंस की एक्टिविटी कम हो जाती है, इसीलिए वहां पे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर एक और आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी ट्रोपोस्फेयर की, कि इसमें जब हम सरफेस से ऊपर जाते हैं, अब सरफेस से ऊपर जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सरफेस से ऊपर जाने पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक सिंबल याद रखना है बस।
ठीक है, ये एक समेशन का साइन है, इस तरह से, वही है ना। या बोल सकते हो उसको एम को हमने उल्टा कर दिया है, मतलब हॉरिजॉन्टली कर दिया है। ठीक है, एम हमारा ऐसा होता है, हमने इसको ऐसा कर दिया है। तो देखो, इसमें आपको याद सिर्फ ये एक साइन रखना है, साइन आपको याद रखना है बस। अब सर साइन से क्या होगा? तो इससे ये होगा कि जब हम इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे, अगर मान लो हमसे कोई पूछ ले कि जब हम ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फियर में, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले मेसोस्फियर में हम ऊपर जाते हैं, तो भाई टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आता है, टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, घटता है, तो हम फिर नीचे से काउंट करते हैं कि चलो नीचे से ऊपर गया फिर बढ़ा फिर कम हो, ऐसे नहीं। हम क्या करेंगे फिर, हम ऐसे बना देंगे। इससे क्या हमको मालूम पड़ेगा, ये कोई ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ में हम जब पीछे जाते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू आती है, ग्राफ में जब आगे जाते हैं तो पॉजिटिव में वैल्यू आती है, फिर ग्राफ में जब हम पीछे जाते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू आती है, ग्राफ में फिर हम आगे जाते हैं तो पॉजिटिव में वैल्यू आती है। तो इसी तरह से यहाँ पे मान लो एक ग्राफ है, ये ग्राफ है। अब हम यहाँ पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव में आ रही है मतलब टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, फिर हम ट्रोपोस्फियर की लेयर को पार करते हैं, इसको पार करने के बाद ग्राफ, हमारी ग्राफ में वैल्यू आगे जा रही है, मतलब यहाँ पे बढ़ रहा है। फिर हम पीछे जा रहे हैं, माइनस हो रहा है, फिर हम आगे जा रहे हैं, प्लस हो रहा है। इट मीन्स कि जब भी हम सरफेस से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते जाने पर टेम्परेचर पहले ट्रोपोस्फेरिक लेयर में डिक्रीज होता है, उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर में वापस ऊपर जाने पे इंक्रीज होता है, फिर ऊपर जाने पे डिक्रीज होता है, फिर ऊपर जाने पे थर्मोस्फेयर में इंक्रीज होता है। बस समझ में? हाँ, कोई अपना माइक ऑन करके बोल दो बेटा, यहाँ तक क्लियर है? हेलो, अपना माइक ऑन करके बोल दो बेटा कोई। जिसको डाउट हो पूछ लो, अपना हैंड रेस करो और पूछ लो। हाँ अंजू, डाउट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। नो सर। हाँ ठीक है, जिस किसी को डाउट हो पूछ लो। रेवा, तुमको डाउट है? हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर वो लास्ट वाला एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। कौन सा वाला पार्ट? सर वो जो आप वो एम बता रहे थे वो। एक मिनट। हाँ मैं उस वक्त लीव हो गया था सर। कौन सा वाला, ये वाला पार्ट? हाँ हाँ वो प्लस माइनस वाला। देखो, ये ग्राफ है, ये ग्राफ दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो ये साइन अपने को याद रखना है, हम लोगों को ये साइन याद रखना है। अब इससे क्या होगा, हाँ, ये सरफेस है, हमने यहाँ लिखा था ना अर्थ सरफेस है। यस सर। ठीक है, अब हम अगर हमसे कोई पूछे कि मिजोस्फीयर में हम ऊपर जाते हैं, मिजोस्फीयर में जब हम हाइट पर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है, तो क्या हम नीचे से लगाने बैठेंगे कि भाई ट्रोपोस्फीयर में गए तो कम हुआ, फिर बढ़े फिर कम हुआ? तो हम क्या करेंगे, हम ये बस ये साइन याद रखेंगे। इससे क्या होगा, ये एक समेशन का साइन है। ठीक है, इससे क्या होगा, तो देखो, ये एक ग्राफ है, ग्राफ में हम जब भी ऊपर जा रहे हैं तो ये पीछे की साइड जा रहे हैं, तो क्या वैल्यूज नेगेटिव में जाती है या कम कम होती है? मान लो ये 0 है, ये 20 है, ये 40 है। ठीक है, तो यहां से हम 20 से कहाँ जा रहे हैं, 0 की तरफ, पीछे की तरफ। ठीक यस है, सर। मतलब टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है। फिर मान लो यहाँ पे 15 था, अब हम 15 से कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा आगे जा रहे हैं, 17 18 की तरफ। मान लो यहाँ पे 17 आ गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो रही है, मतलब प्लस में आ रही है, यस सर। तो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है। फिर वापस देखो पीछे जा रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर वापस बढ़ रहा है। तो ये साइन से हम, ये साइन में ही चारों लेयर का है, इधर गए तो माइनस, इधर गए तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। आया समझ में? सर मगर एक क्वेश्चन था कि हम्म। जैसे सर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जनरली सर टेम्परेचर तो कम ही होता है ना। ऐसा नहीं, ये सबसे बड़ा मिसकंफ्यूजन है। ये एक प्रॉपर्टी होती है ट्रोपोस्फेयर की, जिस जिस रेट से वो कम होता है उसको हम लेप्स रेट बोलते हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने पे ट्रोपोस्फेयर में तो क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, बट स्ट्रेटोस्फेयर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ओजोन के ओजोन के प्रेजेंट होने के कारण वहां पे वो लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण वो गर्म हो जाता है, इसलिए वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लियर है?
यस सर। उसके बाद फिर जैसे हम ऊपर जाते हैं तो मेसोस्फीयर को हम कोल्डेस्ट लेयर बोलते हैं, तो वापिस से कम हो जाता है। फिर जैसे हम उसके ऊपर जाते थर्मोस्फीयर में, तो वहां पे आयंस वगैरह होते हैं और भी वहां पे रेडिएशंस जो होती है वो एक्टिव होती है। क्योंकि सबसे दूर वाला जो पार्ट है वो तो हमारा ट्रोपोस्फियर है, और सबसे पास वाला पार्ट है स्पेस के वो थर्मोस्फियर है, तो वहां पे फिर से टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा फिक्स नहीं है कि जब हम जनरली जो बोलते हैं ना कि ऊपर जाते तो टेम्परेचर और प्रेशर कम होता है, यही बोलते हैं ना जनरली हम। यस सर। तो वो जो जनरल वे है वो सिर्फ ट्रोपोस्फियर के लिए है। ओके, स्ट्रेटोस्फियर और मिजोस्फियर से तो हमें कोई काम ही नहीं है। हमारे ओके। कोई भी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू हो, या जो फिजिक्स पढ़ता हो, एग्रीकल्चर फिजिक्स पढ़ता हो, मीटरोलॉजी पढ़ता हो, उसके लिए सिर्फ ट्रोपोस्फियर से ही काम है। स्ट्रेटोस्फियर तक भी चलो हम मान सकते हैं काम है, पर मिजोस्फियर थर्मोस्फियर से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। यस ठीक सर। है, तो जो यस। जनरल वे में बोला जाता है ना कि हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर कम होता है, वो जनरल वे में ट्रोपोस्फियर के लिए बोला जाता है। इसलिए इसको स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ट्रोपोस्फियर की ही बोला गया है, होने में तो मिजोस्फियर में भी कम हो रहा है। ओके सर। और जिस रेट से वो कम होता है उसको लेप्स रेट बोलते हैं, जिसकी ओके। वैल्यू होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जी सर। ठीक है, और किसी ओके को सर। कुछ समस्या हो तो हैंड रेस करो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चले आगे। चलो, समझ कभी भी डाउट हो तो तुरंत हैंड रेस कर देना, मुझे सुनाई हाँ। हाँ आयुष। हाँ आयुष। हेलो। हाँ सर, सर वो हाँ बोल रहे हाँ थे कि लैप्स रेट जैसे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर घटता है पर 1000 लीटर हाँ में। तो हाँ, पर सर किलोमीटर। हाँ पर किलोमीटर में सर, तो हम्म। मीजोस्फीयर तो 19 लेयर होता है, उसमें भी सेम रेट से कम होता है क्या टेम्परेचर? लेप्स रेट जो वैल्यू होती है वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के लिए है। जो स्पेसिफिक ओके। जो लेप्स रेट होता है वो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितनी भी फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं ना वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के लिए ही देख रहे हैं। ओके सर। जितनी भी सारे फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ, क्योंकि मेसोस्फेयर से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें इसके पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ना ही नहीं है। हम तो लेयर में आ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं हम बस इसको। ओके सर। ठीक है। यस। हाँ, और किसको दिक्कत थी? विशाल, हाँ विशाल बोलो। विशाल यादव, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये कोई प्रॉब्लम? चलो, डाउट हो तो हैंड रेस कर देना, मुझे समझ में आ जाएगा जब भी जहां पे भी डाउट लगे। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर आ गया। अब हाँ, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट था कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है, हमने पढ़ लिया किस तरह से होता है, तो आपको साइन याद रखना है। उसके बाद में इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है ट्रोपोपोज। जो ये आपको ये रेड कलर में दिख रहा है, इसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। क्या बोलते हैं? इस वाली लेयर को बोला जाता है ट्रोपोपोज। ठीक है, अब जब भी पोज लग जाए, यहाँ पे जहां पे भी पोज आ जाए, पोज का मतलब होता है रुकना, मतलब स्थिर हो जाना, स्टेबल हो जाना। ठीक है, और गेम खेलते ना कि स्टेचू एंड पोज, वो स्टेचू एंड पोज वाला वही। ये पोज का मतलब होता है, पोज का मतलब होता है स्टेबल हो जाना। ठीक है, तो पोज का मतलब यहाँ पे है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है सर? कांस्टेंट का मतलब यह है कि जब भी जो पोज वाली लेयर है, जितनी भी हो, मीजोपोज हो, स्टेटोपोज हो, ट्रोपोपोज हो, इन सब लेयर में जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब कि इनमें जो टेम्परेचर होगा वो फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। ऊपर जाना हो नीचे जाना हो, उससे इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस लेयर में। और इस पर्टिकुलर लेयर में टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो कितना होता है ट्रोपोपोज में? तो ट्रोपोपोज में होता है -60 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -60 डिग्री सेल्सियस इस लेयर में होता है ट्रोपोपोज में। तो ट्रोपोपोज का काम क्या है? ये स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर दोनों को जोड़े रखती है। उसके बीच की लेयर होती है आपकी ट्रोपोपोज। और जिसे मान ट्रोपोस्फियर पढ़े तो इसके ऊपर ट्रोपोपोज आएगा, स्ट्रेटोस्फियर पढ़े तो इसके ऊपर स्टेटोपोज आएगा, मिजोस्फियर पढ़े तो मिजोपोज आएगा। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर जो लेयर है, ये इसमें जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि हमने क्या बोला, हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है, बट कहाँ तक होगा? सिर्फ ट्रोपोस्फेरिक लेयर तक। इसके बाद ट्रोपोपोज हो जाएगा जिस पर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो कितना होता है ट्रोपोपोज में? -60 डिग्री
सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फियर से ऊपर जाएंगे, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर में, तो यहाँ पे डेंसिटी जो एयर की होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है जैसे जैसे हाइट में जब ऊपर बढ़ते जाते हैं, और एयर आपकी थिन होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये हो गया ट्रोपोस्फियर के बारे में। इसके बाद जो सेकंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में जो हाइट हम देखते हैं वो होती है 50 किलोमीटर तक, मतलब 18 किलोमीटर से। हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं? हम मेजर कर रहे हैं ट्रोपोस्फियर की लास्ट जो लेयर है वहां से। तो 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हम ऊपर जाते हैं तो वो लेयर कहलाती है स्ट्रेटोस्फियर। हमने बोला था कि ट्रोपोस्फियर में जो इक्वेटर पे जो ये ट्रोपोस्फियर होती है वो थिक होती है। कहाँ पे थिक होगी? इक्वेटर पे थिक होगी, और पोल पे थिन होगी। बट स्ट्रेटोस्फियर जो होता है ये थिक होता है पोल पर। कहाँ पर थिक होगा? ये लेयर पोल पर थिक होगी और इक्वेटर पर थिन होगी। ठीक है। और 8 टू 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक हम हाइट में ऊपर जाएंगे तो आपको जो लेयर दिखेगी वो सारी की वो पूरी लेयर कहलाएगी स्ट्रेटोस्फियर। ये डस्टलेस लेयर होती है, मतलब डस्ट नहीं होता है, सारे डस्ट वगैरह सब ट्रोपोस्फियर में होते हैं। क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि वाटर वेपर भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ट्रोपोस्फियर में होते हैं। और इसको वार्मेस्ट लेयर बोला जाता है, सबसे गर्म लेयर बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, जो कि टेम्परेचर चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस को होने के लिए, कैटलिस्ट चाहिए होता है, तो सारे के सारी जो मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता है वो सारे रिएक्शंस कहाँ होते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में आपको देखने को मिलेंगे। हाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर हम बोल रहे हैं क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। और स्ट्रेटोस्फीयर नियर अबाउट हमने बोला 85% कॉन्स्टिट्यूट करता है ट्रोपोस्फियर, तो स्ट्रेटोस्फीयर करता है 15% कॉन्स्टिट्यूट। बट हमने बोला कि 40 किलोमीटर ओनली। मान लो हम यहाँ तक चले तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? 99% कॉन्स्टिट्यूट करेगा कौन? आपका 40 किलोमीटर। मतलब अर्थ सर्फेस से हम 40 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 99%, अर्थ सरफेस से हम 18 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 85%, और उस ट्रोपोस्फियर से 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो 15% एटमोस्फेरिक टोटल एटमोस्फेरिक मास का कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? तो वो करता है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है। इसके बाद इसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो स्पेसिफिक फिनोमिना होता है वो होता है ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होना। अब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में हमने बोला डेंसिटी ट्रोपोस्फियर में ज्यादा होती है, बट स्ट्रेटोस्फियर में गर्म कैसे होगा फिर? तो गैसेस ही हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो होता क्या है कि ट्रोपोस्फियर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वो सीप आउट होता है, निकल के कहाँ पहुंच जाता है? स्ट्रेटोस्फियर में पहुंच जाता है। अब ये हमारा सन हो गया, ठीक है, और ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। एक ही मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ऐसे तो हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल, करोड़ों मतलब मिलियंस या ट्रिलियंस में मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के, बट अब मैं एक ही मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब क्या होता है कि सन से जब रेडिएशन चल के आती है, और ये रेडिएशन चल के आएगी और टकराएगी किस पर? ऑक्सीजन पर टकराएगी। कहाँ पे फिनोमिना हो रहा है सारा का सारा? स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑक्सीजन कहाँ से आया? ट्रोपोस्फियर से। ट्रोपोस्फियर से ऑक्सीजन आया स्ट्रेटोस्फियर में, और सनलाइट से रेडिएशन पास होते हुए कहाँ आई? ऑक्सीजन के पास आई। अब यहाँ पे मिलियन से ट्रिलियंस में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गए, पर अपन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले रहे हैं। अब ये लाइट आके टकराती है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टकराने के बाद ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो दो एटम में कन्वर्ट हो जाता है, दो अलग अलग ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा? यहाँ पे कहीं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो था, हमने बोला बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस लेयर में प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे एक लावारिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। ये सारा का सारा फिनोमिना हो रहा है स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड अप होकर क्या बना लेगा? O3 बना लेगा। क्या बना लेगा? O3। ये वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन एटम इस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड अप होकर क्या बना लेगा? O3 बना लेगा। ऐसे करते करते और भी ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होंगे ड्यू टू दी लाइट रेडिएशन। उस पर स्ट्राइक करेगी तो वो एनर्जी मिलेगी, वो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ऐसे ही और भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो एटम में ब्रेक होंगे, और वो किसी और मॉलिक्यूल्स के, सारे मॉलिक्यूल तो टूट नहीं पाएंगे, सारी लाइट आएगी सारे ऑक्सीजन पे तो वो टकराएगी नहीं, इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वहां प्रेजेंट है। पर जिस जिस पे टकराएगी उस पे टकराने से वो क्या होगा? दो एटम में टूट जाएंगे, फिर वो एक सिंगल एटम और एक सिंगल मॉलिक्यूल क्या बनाएगा? O3 का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से ओजोन का फॉर्मेशन होता है स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में।
इस तरह से ओजोन का फॉर्मेशन होता है स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में। और अगर ये ओजोन का फॉर्मेशन नहीं होता तो आज लाइफ इम्पॉसिबल होती अर्थ पर, अगर ये ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती तो। जहां तक किसी को डाउट है तो अपना हैंड रेस करो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर हमने पढ़ लिया कि ओजोन का फॉर्मेशन हो गया। ओजोन का फॉर्मेशन हो गया, सर ये ओजोन करता क्या है, इस ओजोन लेयर का काम क्या है? तो इस ओजोन लेयर का काम है जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनको फिल्टर आउट करना है। एक छलनी की तरह काम करता है, हम चाय छानते हैं ना, छलनी की तरह काम करता है। वो फिल्टर आउट करता है जितनी भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है। तो तीन टाइप की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। एक होता है यूवी ए, एक होता है यूवी बी, और एक होता है यूवी सी। ठीक है, जिसमें से ये जो ओजोन लेयर है, ये यूवी बी एंड यूवी सी, ये दो लेयर को, ये दो यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक करती है। कौन कौन सी? यूवी बी एंड यूवी सी, ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी को ये ब्लॉक कर देता है, फिल्टर आउट कर देती है ये लेयर, मतलब इसको नीचे नहीं आने देती। मान लो यहाँ पे ये ओजोन की लेयर है स्ट्रेटोस्फियर में, और ये हमेशा याद रखना ओजोन का लेयर का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। नीचे की जो 20 से 40 किलोमीटर की लेयर होती है उसमें ही ओजोन का फॉर्मेशन होता है, ऊपर नहीं होता, नीचे होता है। ठीक है, तो यूवी बी और यूवी सी को ये फिल्टर आउट कर देगी, यहाँ से आने नहीं देगी। और जो आपकी यूवी ए है ये हार्मफुल नहीं होती है, तो ये आसानी से पास हो जाती है। बट यूवी बी एंड यूवी सी पास नहीं होती। और ये यूवी बी एंड यूवी सी जो है ये कार्सिनोजन होती है। ये स्किन कैंसर कॉज कर सकती है अगर ये सीधे अर्थ पर डायरेक्टली अगर आती है तो। ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा अगर डायरेक्ट उन पे पड़ती है तो। And हम जी नहीं पाएंगे क्योंकि स्किन कैंसर कॉज होता है, और भी इरिटेशन और भी प्रॉब्लम्स होती है, आंखें चली जाती है, और भी रीजन और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यूवी बी और यूवी सी को ये फिल्टर आउट कर देती है। और यूवी ए को किसको आने देती है, अलाउ करती है? सिर्फ यूवी ए को अलाउ करती है। ठीक है, तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा कहीं पे कि ओजोन होल का मतलब क्या होता है। कि ओजोन होल हम जनरली पढ़ते हैं क्लाइमेट में कि अभी ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो ओजोन होल देखने को मिला है। तो ओजोन होल का मतलब क्या है? तो ओजोन होल का मतलब ये नहीं होता कि ओजोन में होल हो गया है। ठीक है, ओजोन होल का मतलब होता है कि जो लेयर है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो गई है, पतली होना स्टार्ट हो गई है। एक लेयर जो थिक लेयर थी, अब वो लेयर पतली होना स्टार्ट हो गई ड्यू टू दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो सीएफसीज होते हैं या रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या हमारे एसी वगैरह होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं, इन सब की वजह से क्या होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज अप हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को और ये लंबे समय तक प्रेजेंट होते हैं। जैसे नाइट्रस जो आपका CO2 हो गया, NO2 हो गया, और भी जो CFCs हो गए, HFCs हो गए, ये क्या लंबे समय तक एटमॉस्फेयर, इनकी इनकी जो लाइफ साइकिल है या इनकी जो हाफ लाइफ पीरियड है वो बहुत लंबे समय तक होती है। तो ये बहुत समय तक हीट को ट्रैप करके रखती है, ये इजिली खत्म नहीं होती एटमॉस्फेयर से। इसी कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। उसके कारण जो क्या होता है, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा कि सीधे जो यूवी रेडिएशन है वो नीचे हमारा सीधे ही बिना मतलब फिल्टर होने में उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो इजीली आ सकती है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओजोन होल का मतलब ये होता है कि वहां पे ओजोन लेयर जो है वो थिन होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, होल का मतलब होल नहीं होता। और ये कहाँ देखा गया है? सबसे पहले एंटार्क्टिका में देखा गया है। ठीक है, चलो इसके बाद एक और चीज इसमें है कि इसमें क्या होता है, टेम्परेचर हमने पढ़ा ज्यादा होता है तो इसमें क्या होगा कि जो हॉट एयर है, अब हॉट एयर जो भी होगी, जो गर्म हवा होती है वो हमेशा हल्की होती है, हैवी नहीं होती, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं होता। और जितनी भी कोल्ड एयर होती है वो सारी की सारी हैवी होती है क्योंकि उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर एट स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है कि जो भी लेयर इसमें जो एयर होगी वो गर्म होगी और उसके नीचे वाली एयर से तो गर्म होगी, ये वाली लेयर से ये वाली लेयर गर्म होगी। इसके कारण ये राइज अप ही होगी क्योंकि ये डाउन तो हो नहीं सकती, ये राइज अप होगी। और ये लेयर कम ठंड बोल सकते गर्म होगी तो ये नीचे रहेगी। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे कन्वेंशन जो कन्वेक्शन है, जो हम पढ़ते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कन्वेक्शन होने के लिए क्या होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होना चाहिए। गैसेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो वो यहाँ पे नहीं कर पाएगी। कहाँ पे? ट्रोपोस्फियर में, या ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर में, या स्ट्रेटोस्फियर से भी आगे अगर हमको जाना है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में क्या हो गया, यहाँ पे जो हाई या वार्म गैसेस है वो ऊपर होती है और उससे नीचे वाली जो गैसेस उससे ठंडी होगी, जरूरी नहीं कि ठंडी होगी पर उससे कम गर्म होगी, तो उससे कम इसका टेम्परेचर होगा। तो इसीलिए
ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये एक लिड की तरह काम करता है। लिड का मतलब होता है जैसे बोतल के ऊपर एक ढक्कन होता है, उस तरह से ये लिड की तरह काम करता है, जिसमें क्या होता है जो भी कन्वेंशन या क्लाउड का फॉर्मेशन वाली प्रोसेस होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे ही रहती है, इससे ऊपर नहीं जाती, क्योंकि ऊपर जाने पर कन्वेक्शन होगा ही नहीं। तो इसीलिए ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही या स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे की जो लेयर है उसी में कन्वेक्शन और आपका क्लाउड का फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है, इसके ऊपर ये कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारे बात हमने कर ली स्ट्रेटोस्फीयर की। हाँ, एक और चीज है कि जो भी आपके एयरप्लेन से या जेट से वो कहाँ फ्लाई करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में फ्लाई करते हैं, क्योंकि टर्बुलेंस की वहां पे समस्या नहीं होती है। दूसरा, ओजोन का कंसंट्रेशन जो होता है वो कितनी से कितने के बीच में होता है, तो वो याद रखना 20 to 40 किलोमीटर की जो लेयर होती है, 20 to 14 किलोमीटर, मतलब 18 किलोमीटर से 2 किलोमीटर ऊपर जाओ, उसके बाद 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर से 10 किलोमीटर नीचे आओ, क्योंकि हाइट 50 किलोमीटर तक है। तो 20 से 40 किलोमीटर की लेयर में ओजोन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, इसका कॉन्सेंट्रेशन का अगर हम देखें तो वो कितना होता है, तो वो होता है 2 से लेके 8 ppm तक। ये एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है कि ओजोन लेयर का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो 2 to 8 ppm तक होता है। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, हाँ इसमें एक और चीज है, हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है। तो ये सारा हमने पढ़ लिया स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। इसके बाद हम मिजोस्फीयर पे बात करते हैं, तो ऊपर जाने पे आप देख रहे हैं हम एम का साइज यहाँ पे बड़ा कम हुआ बड़ा, सॉरी कम कम हुआ बड़ा कम हुआ। तो कम हुआ मतलब टेम्परेचर मिजोस्फीयर में कम होता है। तो हाँ, मिजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर इन दोनों के बीच में भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको बोला जाता है क्या, स्ट्रेटोपोज। क्या बोला जाता है, स्ट्रेटोपोज बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है मिजोस्फीयर। मिजोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर सबसे कम होता है, तो इसको कोल्डेस्ट लेयर बोला जाता है। इसकी हाइट जो होती है 50 से लेके यहाँ तक, तो 50 हो गया था स्ट्रेटोस्फीयर तक, तो 50 से जब ऊपर जाएंगे 80 किलोमीटर तक, तो जो भी लेयर पड़ेगी वो कहलाएगी आपकी मिजोस्फीयर। इस लेयर में क्या होता है, जनरली जो मीटेरोज आते हैं कहीं से, वो सारे मीटेरोज यहाँ पे बर्न होते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि टूटता तारा या जो भी आप देखते हो, मीटेरोज कहाँ बर्न होते हैं, मिजोस्फीयर में बर्न होते हैं। ठीक है, और ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है। इसके ऊपर वाली लेयर जो होती है, ये रेड कलर से जिसमें शो किया गया है, वो होता है मिजोपोज। क्या होता है, मिजोपोज। पोज का मतलब हमने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, तो मिजोपोज में टेम्परेचर जो होता है वो होता है -100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ऊपर जाएंगे तो सबसे कम होगा, तो -100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है मिजोपोज में, जो कि कांस्टेंट होता है। इसके ऊपर हम जाते हैं थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर लेयर जो होती है, ये ये आउटर मोस्ट लेयर बोल सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। और इस लेयर में क्या होता है कि जब भी हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। और इसका जो लोअर लेयर है, थर्मोस्फीयर का जो लोअर लेयर है, उसको आइनोस्फीयर बोला जाता है। थर्मोस्फीयर का लोअर लेयर को आइनोस्फीयर बोला जाता है, जहां पे क्या होता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होते हैं थ्रू दिस आइनोस्फीयर लेयर ओनली। ठीक है, इसके ऊपर एक्सोस्फीयर एक लास्ट लेयर होती है, जो कि लास्ट लेयर होती है आपके एटमोस्फेयर की, पर उसको हम काउंट नहीं करते, क्योंकि मोस्टली 4 ही लेयर होती है। एक्सोस्फीयर के ऊपर एक्सोबेस आता है, तो वो सब हमें नहीं पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका एटमोस्फेयर के बारे में। कोई डाउट इसमें, एक और चीज पढ़ना है। ठीक है, इसमें एक और चीज क्या ध्यान रखना है कि हमने बोला कि 99% जो एटमॉस्फेरिक मास है वो होता है 40 किलोमीटर के आसपास। मतलब जब अर्थ सरफेस से 40 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो उतनी लेयर जो भी इसमें आ रही है, इसमें आपका ट्रोपोस्फियर भी आ रहा है, इसमें आपका स्ट्रेटोस्फियर भी आ रहा है। ठीक है, तो वो 99% एटमॉस्फेरिक मास कॉन्स्टिट्यूट करेगी। उसके बाद में अगर हम बात करें 90% की, थोड़ा कम पे आते, तो यहाँ पे हाइट बढ़ जाएगी, सॉरी उल्टा बता दिया। 90% की बात करें तो यहाँ पे 16 किलोमीटर, मतलब हम सरफेस से 16 किलोमीटर जा रहे हैं। मतलब हम ये सिर्फ अब स्ट्रेटोस्फीयर की बात नहीं कर रहे हैं। 40 किलोमीटर में हमने स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर दोनों की बात की थी। अब हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ट्रोपोस्फीयर की बात करेंगे, क्योंकि अब क्या आ गया, ट्रोपोस्फीयर की हाइट जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड होती है, 18 किलोमीटर तक। तो हम 16 किलोमीटर तक की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ ट्रोपोस्फीयर का एटमोस्फेरिक मास ट्रोपोस्फीयर ही कितना कॉन्स्टिट्यूट कर लेता है, 90%। यहाँ पे 85% दिया है, वो ओवरऑल दिया है, बट अगर हम एग्जैक्ट देखें तो 90% के समथिंग एटमोस्फेरिक मास वो कॉन्स्टिट्यूट कर लेता है। और अगर हम देखें कि 50% टोटल एटमोस्फेरिक मास कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो जब हम ऊपर नीचे से 5.6 किलोमीटर हाइट पे आएंगे, सिर्फ 5.6 किलोमीटर हाइट पे आएंगे, तो वो मतलब यहाँ से हम जब सरफेस से 5.6 किलोमीटर तक ही जाएंगे, वो लेयर पर्टिकुलर, मतलब इतनी लेयर, ये इतनी लेयर ही जो है
ये पूरा 50% टोटल एटमॉस्फेरिक मास का कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो इन्हीं लेयर में क्लाउड का फॉर्मेशन वो सब होता है, इन्हीं लेयर, इसी 5.6 किलोमीटर तक ही आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम ऊपर भी होते हैं पर इसमें ज्यादा मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए 50% एटमॉस्फेरिक मास ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे याद रखना, ओजोन का लेयर दो जगह होता है, उस फॉर्मेशन दो जगह होता है, एक तो ट्रोपोस्फियर में भी होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन में आ जाएगा ट्रोपोस्फियर में होता है कि नहीं होता। देखो, ग्रेटर देन 90% जो होता है वो कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फियर में होता है ओजोन का फॉर्मेशन, और लेस देन 10% कहाँ होता है, ये होता है आपका ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, एक मिनट। देखो, ये ट्रोपोस्फियर हो गया और ये स्ट्रेटोस्फियर हो गया। ठीक है आलोक, यस यहाँ यहाँ तक हाइट कितनी थी सरफेस से, 18 18 किलोमीटर। किलोमीटर यस 18 से यहाँ तक कितनी थी, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर ठीक है, 18 से हम ऊपर जाएंगे कहाँ तक, 50 किलोमीटर तक, मतलब यहाँ से हम गिन रहे हैं, यहाँ से हम गिन रहे हैं, ये पूरा का पूरा 50 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये वाली लेयर मान लो 50 में से 18 माइनस करोगे तो जो भी आएगा वैल्यू, वो लेयर उतनी किलोमीटर की लेयर होगी। कितना क्लियर है। यस सर अब ये बोल रहा है कि जो सबसे ज्यादा ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 20 से 40 किलोमीटर की लेयर के बीच में होता है। ठीक, यस सर तो इससे 2 किलोमीटर ऊपर जाओ, मान लो ये हो गया 2 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, 18 से यस 2 किलोमीटर ऊपर गए तो 20 किलोमीटर हो गया। 50 यस किलोमीटर से 10 किलोमीटर नीचे आओ तो मान लो ये हो गया 10 किलोमीटर, 40 नीचे आ गए हम। तो ये यस वाला एरिया कितने किलोमीटर के बीच का होगा, ठीक है होगा। यस सर तो ये वाले एरिया में सबसे ज्यादा ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, ओके सर आया समझ थैंक यू में सर अब। इसके यस सर और किसी को कुछ डाउट है, बताओ फटाफट, कोई डाउट है कि ये चीजें क्या है। अब आपको घर जाने की जरूरत, घर जाके इसको पढ़ने की जरूरत तो है, एक बार से तो ऐसा तो नहीं क्लास में याद हो जाए, बट आपको अब इसको रटना वटना कुछ नहीं पड़ेगा। मैं अगर आपसे अभी 2 मिनट में वापिस से पूछ लूंगा ना कि थर्मोस्फेयर की हाइट कितनी थी, कहाँ तक थी, या स्ट्रेटोस्फेयर कितनी थी, आप बता दोगे क्या, नहीं बताओगे, मैसेज में बता दो बस, माइक वाइक बार बार ओवर मत करने की कोशिश नहीं है। आज का लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया। कल थोड़ा मैं वन वे इंटरेक्ट हो रहा था तो मुझे खुल नहीं पा रहा था, मैं, मेरे को उतना मजा नहीं आ रहा था। आज आया मजा, बोलो बेटा। आज थोड़ा अच्छा लगा। नहीं सर, आप क्या अच्छा लगा, सेम ही तो था, वही आवाज, वही सर, वही सब कुछ, वही टॉपिक, है ना। तो एक और चीज मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, हम साइंटिस्ट की हम बात कर ही रहे हैं, 10 साइंटिस्ट हमने आपको दिए हैं करने को, तो थोड़ा बहुत क्यों ना हम मीटरोलॉजी वाले साइंटिस्ट को भी पढ़ लें। ठीक है, तो वो चीज हम आज क्लास में याद कर लें, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है, मीटरोलॉजी वाले साइंटिस्ट को भी याद रखना जरूरी है। तो ये साइंटिस्ट बोल रहा हूं मैं, इंस्ट्रूमेंट, साइंटिस्ट नहीं, इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, वो वाली चीजें, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलें, चलो अब हम थोड़ा सा एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज के बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे सर रेड्डी से। अब हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो हम नॉर्मल नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट का मैं ट्रिक भी बता दूंगा किस तरह से आपको याद करना है। इंस्ट्रूमेंट बहुत जरूरी है। देखो, पहला इंस्ट्रूमेंट है आपका पायरेनोमीटर। क्या है, पायरेनोमीटर। ठीक है, पायरेनोमीटर क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है टोटल इनकमिंग रेडिएशन को। किसको मेजर करेगा, टोटल इनकमिंग रेडिएशन को। ठीक है, कौन मेजर करता है, पायरेनोमीटर। ये बहुत सारे नाम कंफ्यूजन होंगे,
फिर दूसरा आता है पायरेलियोमीटर, पायरेलियोमीटर। अब याद कैसे हो जाएगा देखो, पायरेलियोमीटर किसको मेजर करता है? डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों के नाम थोड़े बहुत लगभग सेम है और दोनों में टोटल इनकमिंग रेडिएशन ये सब है। पायरोनोमीटर का तो आप सीधा याद कर लोगे। अब पायरेलियोमीटर में देखो, यहाँ पे एच आ रहा है, ठीक है, एच आ रहा है। एच का मतलब होता है हीट या हॉट, या जिसको बोलते हैं एच मतलब हॉट बोल लो, हीट बोल लो। और हीट कहाँ से आता है? सन से आता है। तो इस तरह से यहाँ पे सोलर लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ नहीं है, टोटल इनकमिंग रेडिएशन लिखा हुआ, बट यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। तो पायरेलियोमीटर एच से क्या याद रखोगे आप? एच से सर ने आपने बताया था कि हीट आता है, हीट कहाँ से निकलता है? सन से निकलता है। सोलर रेडिएशन हम जिसको पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को कौन मेजर करेगा? पायरेलियोमीटर मेजर करेगा, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद में आता है स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर मेजर करता है सोलर रेडिएशन इन नैरो वेव बैंड्स, इन नैरो वेवलेंथ में। तब नैरो वेवलेंथ में जो नैरो वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन होते हैं, लाइक 400 टू 1010 माइक्रोमीटर वाली जो वेवलेंथ होती है, उनको मेजर करता है, या उस वाली सोलर रेडिएशन को मेजर करता है कौन? आपका स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, जो कि डेवलप किसने किया था? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे है? बेंगलोर में, ठीक है। इसके बाद आता है पायरेजियोमीटर। पायरेजियोमीटर, ठीक है, ये मेजर करता है लॉन्ग वेव रेडिएशन को। इसको मेजर करेगा लॉन्ग वेव रेडिएशन को, या बोल सकते हो। अब इसको याद कैसे करना है, देखो इसमें भी ट्रिक है। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मेजर करेगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब हमारे पास में जो सन से रेडिएशन आती है अर्थ पर, वो होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन, और अर्थ उसको एब्जॉर्ब करता है और इमिट करता है लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सन से जो रेडिएशन आती है वो शॉर्ट वेव होती है, और अर्थ जो इमिट करता है वो लॉन्ग वेव करता है। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन नापने के लिए ऐसा कोई सा इंस्ट्रूमेंट होगा, ऐसा कोई सा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें अर्थ का साइन होगा। तो अर्थ का साइन कहाँ पर है? जियो में है। जियो का मतलब भूमि, जियोग्राफी हम पढ़ते हैं ना, तो वही जियो का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे अर्थ हो गया। तो इससे हमको याद हो जाएगा लॉन्ग वेव रेडिएशन को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो गया? पायरेजियोमीटर हो गया। तो अगर क्वेश्चन में आया विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो हमें दिमाग में क्या आना चाहिए कि लॉन्ग वेव रेडिएशन का मतलब होता है कि जो अर्थ से इमिट हो रही है वो लॉन्ग वेव है। हमें पता है अर्थ से इमिट हो रही है, मतलब ज्योग्राफी हमने सर ने बोला था, जियो जियो आ गया, मतलब पायरेजियोमीटर हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में पायरेनो भी होगा, पायरेलियो भी होगा, कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे ही डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, सोलर सोलर का मतलब हॉट है, हॉट का मतलब एच आना चाहिए, तो पायरेलियोमीटर हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा। तो ये देखो हमारा यहाँ पे कोई वैसा एग्जाम नहीं है, थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं, सारा का सारा ऑप्शन बेस्ड एग्जाम है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ट्रिक बनाने के लिए। तो ऐसी ट्रिक से आप याद कर सकते हो। पायरेनोमीटर टोटल इनकमिंग रेडिएशन होगा। स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर आप ऑलरेडी बात है कि थोड़ा सा हम एडवांस हो गए हैं, इसरो ने बनाया है, तो नैरो वेवलेंथ में भी हम सोलर रेडिएशन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और आता है पाई रेडियोमीटर। पाई रेडियोमीटर, अब पाई रेडियोमीटर क्या करता है? तो भाई ये लॉन्ग वेव के साथ साथ शॉर्ट वेव को भी मेजर कर लेता है। लॉन्ग वेव के साथ साथ शॉर्ट वेव रेडिएशन को भी मेजर कर लेता है। कि हमने तो बोला लॉन्ग वेव रेडिएशन को मेजर करने के लिए पाई रेडियोमीटर बना, तो कुछ लोग बोले नहीं भाई हमें तो शॉर्ट वेव लेंथ को भी मेजर करना है, उसके लिए कुछ करो। तो उसके लिए फिर क्या आया? पाई रेडियोमीटर आया। तो पाई रेडियोमीटर अलग है तीनों में सबसे। रेडियोमीटर, या रेडियो से याद कर लो, रेडियो मतलब लॉन्ग और शॉर्ट वेव दोनों तरह की लाइन को लेके चलता है, दोनों तरह से रेडियो में, या इस तरह से याद करो, रेडियो होता है, रेडियो का मतलब एफएम रेडियो हम सुनते हैं, उसमें अलग अलग तरह के चैनल्स होते हैं, मतलब सबको लेके चलता है। तो इसमें लॉन्ग प्लस शॉर्ट वेव दोनों रेडिएशन को मेजर करता है, ठीक है। तो ये 5 इंस्ट्रूमेंट आपको याद हुए या नहीं? वापिस से पढ़ते हैं। पायरेनोमीटर किसको, आप भी पढ़ो मेरे साथ में, सुनाई तो मेरे को देगा नहीं, बट आप भी बोलो मेरे साथ में। पायरेनोमीटर जो है वो टोटल इनकमिंग रेडिएशन को मेजर करेगा। पायरेडियोमीटर जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना है, ठीक है। पायरेनोमीटर जो है टोटल इनकमिंग रेडिएशन को मेजर करेगा।
पायरेलियोमीटर जो है, या उल्टा करते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, उल्टे सही याद रहेगा। टोटल इनकमिंग रेडिएशन को मेजर करने के लिए पायरेनोमीटर है। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, सोलर आ रहा है, सोलर का मतलब हॉट होगा, सोलर हॉट होता है, सन हॉट होता है, एच आ रहा है, एच मतलब पायरेलियोमीटर वाला, यहाँ पे भी एच दिख रहा है, वो हमारा आंसर है, तो पायरेलियोमीटर वाला। इस सोलर रेडिएशन इन नैरो वेवलेंथ, हम सब ने बोला था नैरो वेवलेंथ मतलब बहुत एडवांस चीज हो गई, तो इसरो ही डेवलप कर सकता है स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। लॉन्ग वेव रेडिएशन, अर्थ लॉन्ग वेव इमिट करता है, लॉन्ग वेव इमिट करता है, कौन करता है, अर्थ करता है, अर्थ का जियो है, जियो के साथ में उसको कनेक्ट कर दिया तो पायरेजियोमीटर हो गया। लॉन्ग प्लस शॉर्ट वेव, सर ने बोला था रेडियो के टाइम पे रेडियो में सारे के सारे चैनल चलते हैं, तो लॉन्ग प्लस शॉर्ट हो गया तो पायरेडियोमीटर। क्लियर है? चलो अच्छी बात है, कल पूछता हूं मैं। तो 5 ये हो गए, ये तो याद हो ही गए ना, मैंने करा दिए। हाँ हाँ मैं करूंगा, डोंट वरी, मैं सब चीज करूंगा, बुक के अंडरलाइन की फोटो भी सेंड करूंगा, उसमें जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है वो सब कुछ करूंगा, डोंट वरी। मैं समझाऊंगा, उसके बाद में तुम उसको रिवाइज उसी से करना है या अपनी बुक में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो फायदा है क्लास लेने का, कि आपको फोकट में खुद से अंडरलाइन ना करना पड़े, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा स्किप करना है, आपको दिमाग लगाना ना पड़े, यही तो फायदा है। क्योंकि नोट्स वोट्स पे क्लास जेआरएफ की तैयारी नहीं होती, छोटे छोटे नोट्स बना लिए, उनको कंपाइल कर दिया। नोट्स तो मार्केट में इतनी बुक है, नोट्स ही तो है वो, आरएस मीना की बुक नोट्स ही है, जिसने देखी होगी, जिसने खरीदी होगी या मंगाई होगी, उसको देखना एक बार, वो नोट्स ही है। अगर आपको उसको नोट्स के फॉर्म में होता तो वो नोट्स हो जाता, वो बुक के फॉर्म में इसलिए बुक है, वो तो नोट्स ही तो है, तो नोट्स के भाग पीछे नहीं भागना, हमें बुक से ही लेके चलना है। क्योंकि भाई एग्जामिनर किसी कोचिंग के नोट्स उठा के उससे पेपर नहीं बनाएगा, पेपर किससे बनाएगा, बुक से बनाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट। पढ़ के आना प्लीज, डिसिप्लिन रहो, पढ़ के आओ, ये मजाक मस्ती वाला खेल नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था, जो पीछे रह गया वो परमानेंटली रेस में पीछे हो जाएगा, परमानेंटली। और मैं बोल रहा हूँ इस बार के टेस्ट पेपर में मैं गारंटी से बता रहा हूँ, जितने भी साइंटिस्ट होंगे सैटरडे तक उतने के उतने पूरे आएंगे, और मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। आप मजाक, टेस्ट आपको देना पड़ेगा, मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, सब कुछ करना होगा। तो ये सब मजाक वाली बात नहीं है, पढ़ के आओ, उससे आपको ही फायदा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा कि अगर सर आप नहीं पढ़ के आओगे, बट फायदा आपको ही है, मुझे नहीं है। क्लियर? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, पढ़ के आइए, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।